Jai Hind dear students, welcome in online classes of Sri Ram Public School. Myself Sadhana Dwivedi, I am your Hindi teacher. Students, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 15 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था सूरदास के पद, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सूरदास जी एक पद में लिखते हैं कि कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो लेकिन फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ती है और माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। और दूसरे पद में सूरदास जी लिखते हैं कि एक गोपी है जो श्री कृष्ण की शिकायत माँ यशोदा से करने आती है और कहती है कि आपका लाल मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं रहता, दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं रहता तो वो मेरे घर में घुस जाता है और दरवाजा खोल करके अपने मित्रों को भी बुला लेता है और ओखल पे चढ़ करके क्या करता है, छीके तक पहुंच जाता है और खुद भी खाता है, अपने मित्रों को भी खिलाता है तथा और भी जो बचता है वो जमीन पर गिरा देता है। तो इस तरीके से दूध दही का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में भी तुम अपने कृष्ण को कुछ नहीं कहती हो। क्या तुमने किसी अनोखे बच्चे को जन्म दिया है? तो इस तरीके से जो गोपी थी वो आती है और माँ यशोदा को शिकायत करती है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ था और मैंने आप लोगों को इसका प्रश्न उत्तर भी भेजा था, तो आशा करती हूँ आप लोगों ने प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे। अब मैं आज आप लोगों को इसके आगे का पाठ पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। तो सबसे पहले मैं पानी की कहानी के लेखक के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं लेखक के बारे में आप लोगों को बताते हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए, आपको यहाँ कौन सा नाम लिखा हुआ दिख रहा है? आचार्य रामचंद्र तिवारी। तो आज मैं जो पाठ पढ़ाऊंगी आपको पानी की कहानी, उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र तिवारी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनके जीवन के बारे में बताती हूँ। इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में बनारस जिले के एक कुलीन ब्राह्मण में हुआ। इनकी शिक्षा जो है, हाई स्कूल इन्होंने हरिश्चंद्र हाई स्कूल बनारस से किया। इंटर इन्होंने लखनऊ के कान्यकुब्ज से किया, कान्यकुब्ज कॉलेज से। बीए, एमए, पीएचडी इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। इसके बाद इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, यानी पढ़ाने का कार्य किया। तो सन 1952 ईस्वी में गोरखपुर में महाराणा प्रताप कॉलेज में ये अध्यापन कार्य पर नियुक्त हुए। 1958 ईस्वी में गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में नियुक्त हुए और उसके बाद रिटायर हो गए। इनकी कृतियां, इन्होंने जो लेख लिखे हैं उसके बारे में अब मैं आप लोगों को बता रही हूं। इन्होंने कविवर, लेखराज, गंगाभरण तथा अन्य कृतियां, शिव नारायणी संप्रदाय और उसका साहित्य, शोध प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत, मतलब ये जो सारे लेख इन्होंने लिखे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत हुए हैं। रीतिकालीन हिंदी कविता और सेनापति, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत हुई है। हिंदी का गद्य साहित्य, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत है। मध्ययुगीन काव्य साधना साहित्य का मूल्यांकन, जजमेंट इन लिटरेचर का अनुवाद, नाथ योग एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू नाथ योग का अनुवाद, आधुनिक कवि और काव्य संपादित, काव्यधारा संपादित, निबंध निहारिका संपादित, तजीकरा ए श्वरा ए हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखित हिंदी और उर्दू के इतिहास का संपादित रूप, आलोचक का दायित्व, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश। तो इतना इन्होंने लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को इनकी मृत्यु के बारे में बताती हूँ। निधन यानी मृत्यु। इनकी मृत्यु 4 जनवरी 2009 को हुई। तो ये तो मैंने आप लोगों को
लेखक के बारे में बता दिया। अब मैं आप लोगों को पाठ की तरफ ले चलती हूँ। तो मैं पाठ को शुरू करने जा रही हूँ, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा और तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका पाठ 16 है जिसका नाम है पानी की कहानी। इसमें लेखक कहता है कि मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। तो इसमें लेखक क्या बताना चाहता है कि एक दिन मैं जा रहा था, तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एक बेर का पेड़ था जिस पर से एक मोती की बूंद, मोती सी एक बूंद, किसकी बूंद? ओस की बूंद मेरे हाथ पर आ गई, आकर गिर पड़ी। तो उस समय मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब मैंने देखा कि वो जो ओस की बूंद है वो मेरी कलाई पर से सरक कर मेरी हथेली पर आ गई। ठीक है, जब लेखक ये देखता है कि जो ओस की बूंद है वो कलाई पर से सरकती हुई हथेली पर आ गई, तो लेखक के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। लेखक ने जैसे उसको देखा वो रुक गई, ठहर गई यानी रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों सी झनकार सुनाई देने लगी। लेखक कहता है कि थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे लगता था जैसे कहीं भी सितार बज रहा हो। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। फिर लेखक कहता है कि जब मुझे सुनाई पड़ा सितार की आवाज, तो मुझे लगा कि जैसे कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, चारों तरफ मैंने देखा, कोई नहीं। लेखक कहता है कि मैंने चारों तरफ देखा, कोई मुझे बजाता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। लेखक कहता है कि तब मुझे यह ऐसा लगा जैसे ये स्वर जो है वो मेरी हथेली से आ रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं। जब ध्यान से लेखक ने उस बूंद को देखा तो बूंद के 2 कण हो गए, मतलब बूंद जो थी वो 2 भाग में बट गई और वे दोनों हिल हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रही थी। जब दोनों आपस में टकरा रहे थे, हिल रहे थे, तो ये स्वर उससे निकल रहा था, मानो बोल रहे हैं। लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे वो ओस की बूंद उनसे बोल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, लेखक कहता है कि उसी मीठी आवाज में मुझे सुनाई पड़ा कि जैसे वो मुझसे कह रहे हो, सुनो सुनो। लेखक चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। फिर लेखक को सुनाई पड़ा कि जैसे वो उसे बुला रहे हैं, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया। लेखक कहता है कि अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने भी उसी स्वर में कहा, कहो कहो। मतलब लेखक के भी मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं। लेखक कहता है कि जब मैंने कहा कहो कहो, तो मेरी आवाज को सुनकर के ओस की बूंद जो थी वो प्रसन्न हो गई और हिलकर बोली, मैं ओस हूं। तो लेखक कहता है, जानता हूं, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। फिर ओस बताती है अपने बारे में कि लोग मुझे पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं। लेखक कहता है, मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूं। फिर ओस अपनी बात बताती है कि मैं तो बेर के पेड़ में से आई हूं। फिर लेखक कहता है, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? लेखक कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, बेर के पेड़ से थोड़ी पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हुई, बूंद जो थी वो फिर से हिलती है, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। लेखक को उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्हें लगा कि जैसे जो बूंद है उसकी वो दुखी हो गई है। सुनो, फिर बूंद कहती है, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। फिर वो अपनी बात बताती है कि मैं इस पेड़ के पास की भूमि में, मानी मीन्स जमीन में, बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई।
कणों का हृदय, कणों का मन जो था वो उस कहती है कि मैं टटोल रही थी कि वो कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं। तो एक दिन मैं अचानक पकड़ ली गई। फिर लेखक कहता है कैसे? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, फिर वो बताती है कि वो जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। ठीक है, वो उसके जड़ के बारे में बता रही थी कि जैसे ही वो उतना बड़ा ऊपर दिख रहा है, वैसे ही वो जमीन के नीचे भी है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। फिर बताती है कि उसकी जो जड़ें हैं, वो कुछ जड़ें हैं जो बहुत बड़ी हैं, कुछ जड़ें हैं जो छोटी हैं, और उन जड़ों के रोए निकले हुए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। वो जो रोए हैं वो कैसे हैं? बहुत निर्दयी हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। फिर उसकी बूंद बताती है कि मेरे जैसे असंख्य जल के कणों को वो जो जड़ के रोए हैं वो क्या करते हैं? पृथ्वी में से बलपूर्वक खींच लेते हैं। जड़ का काम ही होता है कि पानी खींचना, ठीक है, पानी को खींचकर पेड़ों तक पहुंचाना। तो इस तरीके से जो उस पेड़ की जड़ों के रोए हैं वो पानी को, मतलब जल के कणों को बलपूर्वक अपनी तरफ खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं। ठीक है, पेड़ को भी जल की आवश्यकता होती है ना, तो इस तरीके से कुछ तो पेड़ खा लेते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। फिर उसकी कण बताती है कि और ज्यादातर को क्या करते हैं? उससे सब कुछ छीन लेते हैं और उसके बाद उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। जो उसकी बूंद थी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसको ईर्ष्या होने लगी। इससे उसका जो शरीर था, यानी वो बूंद जो थी, वो पूरी कांपने लगी। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? फिर ओस कहती है कि तुम क्या जानते हो कि ये अपने आप ही इतने बड़े हो गए हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। फिर ओस बताती है कि उन्हें इतना बड़ा करने में मेरे असंख्य भाई बंधुओं ने अपने प्राण गंवाए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। लेखक कहता है कि मैं बहुत ही ध्यान से उसकी कहानी को सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। फिर बूंद बताती है कि मैं भूमि में जो खनिज तत्व हैं उनको अपने शरीर में मिलाकर के बहुत ही खुश होकर इधर उधर घूम रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। फिर कहती है कि दुर्भाग्यवश मेरा सौभाग्य नहीं था, मेरा दुर्भाग्य था कि मेरा जो शरीर है वो जड़ों के एक रोए से छू गया। मैं कांपी। जो ओस की बूंद थी वो डर गई, दूर भागने का प्रयत्न किया। ओस की बूंद उससे दूर हटना चाहती थी, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। फिर बताती है कि अगर वो एक बार पकड़ लेते हैं तो वो फिर छोड़ते नहीं हैं। मैं रोए में खींच ली गई। फिर रोए ने उस बूंद को अपनी तरफ खींच लिया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। लेखक कहता है कि फिर मैंने उससे पूछा कि फिर क्या हुआ? मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। लेखक कहता है कि और भी जानने के लिए मेरे मन में इच्छा बढ़ी। मैं और भी उसके बारे में जानना चाहता था। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। फिर बूंद बताती है कि मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। फिर बूंद को ऐसा लगा कि जैसे उसको कोई धक्का दे रहा हो और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। और फिर उसको ऐसा लगा कि जैसे वो कोई उसे आगे से भी खींच रहा है और उसे कोई पीछे से भी धक्का दे रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, मतलब उसके साथ। उसके बाद उसके एक भाई यानी एक ओस की बूंद और उसके पास आई।
उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। उसके लिए स्थान बनाना था, इसलिए उसको वहां से निकाला जा रहा था, उसे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। आगे की तरफ एक और बूंद थी जो मेरा हाथ पकड़कर ऊपर की ओर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। फिर ओस बताती है कि एक मुझे पीछे से धक्का मार रहा था और एक मेरा हाथ पकड़कर आगे खींच रही थी। तो आज मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाया। आगे के भाग में मैं इसके आगे के वीडियो में आगे का भाग पढ़ाऊंगी। आज बस इतना ही। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिन्हें आप लिख लीजिए और लिख करके उसके उत्तर भी लिख लीजिएगा। लेखक के हाथ पर बेर की झाड़ी से क्या गिरा? ठीक। दूसरा प्रश्न लिखिए, सितार के तारों से झंकार कहां से उत्पन्न हुई थी? फिर बूंद किसके समान थी? ठीक है। लेखक को ओस की बूंद कहां मिली? ठीक। और एक प्रश्न लिख लीजिए कि लेखक की क्या उत्सुकता बढ़ी थी? लेखक की उत्सुकता क्या थी? क्यों उत्सुकता उसकी बढ़ रही थी? तो ये आप लोगों का आज के भाग का प्रश्न है। और ये तो मैंने आप लोगों से 5 प्रश्न पूछ लिए हैं। इसके उत्तर तो आपको लिखने ही लिखने हैं और साथ ही आपको भी अपनी तरफ से 5 प्रश्न इसमें से बनाने हैं और उसके उत्तर भी लिखने हैं। तो ये आपके 10 प्रश्न हो जाएंगे जो सॉल्व क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप इसको लिख लीजिएगा और साथ ही याद भी कर लीजिएगा। तो आज बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का भाग पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।